हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। कब लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, क्या एम था इसका, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनजीटी के बारे में। पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं, आज भी हल्का सा पढ़ाएंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। लीबिया के बारे में जानेंगे, अफ्रीकन कंटिनेंट का देश है लीबिया, क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ पर उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया वियतनाम मीटिंग हुई है, क्या डिस्कस किया गया है इन दोनों देशों के बीच में, और वियतनाम कहां पर लोकेटेड है, वियतनाम की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एशियन के बारे में पढ़ेंगे, किन कंट्रीज का ग्रुप है एशियन और क्या इसका एम है। AIIB के बारे में पढ़ेंगे, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर नेशन है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है वो हम जानेंगे। स्टार फॉर्मेशन इन ड्वार्फ गैलेक्सीज, सबसे पहले तो ड्वार्फ गैलेक्सी किसे कहते हैं और स्टार फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है वो भी जाना गया है, तो उसके बारे में जानेंगे हम। बाशन चार आइलैंड क्यों ये न्यूज में है और क्यों इंपॉर्टेंट है अभी, इसके बारे में पढ़ेंगे, और कहां इसकी लोकेशन है वो भी जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरू करते हैं आज की वीडियो पहले टॉपिक के साथ, जो कि है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्या हुआ है, एनजीटी हैज डायरेक्टेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू मॉडिफाई एनसीएपी। तो एनजीटी ने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को मॉडिफाई करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था उसका पर्पस था कि 2024 तक हम 20 से 30% एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। ये मिशन था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। तो एनजीटी ने अभी इसे मॉडिफाई करने के लिए कहा है, और क्या बोला है एनजीटी ने वो हम आगे जानते हैं। सबसे पहले एनसीएपी लॉन्च किया गया था जनवरी 2019 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर कौन है हमारे, प्रकाश जावड़ेकर जी इसके मिनिस्टर है। तो पूरी कंट्री में ऐसा पहला एफर्ट था टू कंट्रोल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट विद इन टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। तो 2024 रखा गया था टाइम, और टारगेट क्या था कि हमें 20 से 30% कम करना है। मेनली किस पर ध्यान दिया गया था, PM10 और PM2.5 पर। PM2.5 को एटलीस्ट 20% कम करने की बात कही गई थी नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और बेस ईयर था जो 2017 रखा गया था। और जो प्लान था पूरा, उसमें 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज इंक्लूड की गई थी। नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है, जो सिटीज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अटेन नहीं कर पाई ओवर 5 ईयर्स, उन्हें हम कहेंगे नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो इन सिटीज को रखा गया इस लिस्ट में, इनके ऊपर काम करने की बात कही गई थी। एनजीटी का व्यू क्या है, एनजीटी ने बोला है कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बनाना है, तो आपको ये जो आपका प्रोग्राम है एनसीएपी, इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा और तेजी से इस पर काम करना पड़ेगा। तो यही कहा गया है एनजीटी द्वारा। और आपको पता होना चाहिए, राइट टू क्लीन एयर स्टूड रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। तो स्टेट मना नहीं कर सकता हमें क्लीन एयर देने से, ये हमारा हक है क्लीन एयर, क्योंकि राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है, स्टेट इसे छीन नहीं सकता। तो इसलिए क्लीन एयर लेकर रहेंगे हम। आगे बात करते हैं एनजीटी की डायरेक्शन। एनजीटी ने क्या बोला, सबसे पहले एनजीटी ने कहा कि जो टाइमलाइन सेट की गई है 2024, उसे रिड्यूस करना होगा, उसे और नीचे लेकर आना पड़ेगा। और जो टारगेट सेट किया गया है 20 से 30%, इसे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कहा है एनजीटी ने, और शिफ्ट करने का बोला है ई व्हीकल एंड सीएनजी की तरफ। और जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्हें बोला है कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल करे और असेसमेंट करे उसकी विद इन 6 मंथ्स। तो ये सब कुछ कहा है एनजीटी ने, नीचे भी और कुछ भी लिखा है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं एनजीटी के बारे में। सबसे पहले तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के द्वारा बनाई गई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। और ऐसा नहीं है कि इंडिया पहली कंट्री है जिसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनाई गई, पहले भी 2 कंट्रीज में बन चुकी है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो आपको याद रखना है, इंडिया तीसरी कंट्री है जिसके अंदर एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये ट्रिब्यूनल है।
इंस्पिरेशन कहां से मिली एनजीटी को? आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू लाइफ भी इसी के अंदर है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी हमें आर्टिकल 21 ही प्रोवाइड करता है, तो ये याद रखना आपने। फॉलो क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। अगर आप एनजीटी में कोई अपील दर्ज कराते हो, कोई अर्जी दर्ज कराते हो, तो एनजीटी को 6 महीने के अंदर अंदर उसे सुनना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर अंदर उसे निपटाना भी पड़ेगा। 6 महीने के अंदर मतलब एनजीटी को अपना फाइनल डिसीजन देना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट बात आपने क्या है रखनी है? हेडक्वार्टर इसका। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, और जो रीजनल ऑफिसेज है वो 4 सिटीज में और है, भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये याद रखना है आपने, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिसेज है। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलेगा। अब बात करते हैं लीबिया की। लीबिया की क्यों न्यूज में अभी? बिकॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन लीबिया दैट हैज बीन रनिंग सिंस 2011, जो 2011 से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लीबिया में, हैज शोन साइंस ऑफ डी-एस्केलेशन। एस्केलेशन के साइन शो किए उसने, क्योंकि जो राइवल अथॉरिटीज है कंट्री में, उन्होंने सीज फायर कॉल किया है। अब देखते हैं राइवल फोर्सेस है कौन कौन सी। सबसे पहले तो लीबियन नेशनल आर्मी है एक, वहां पर लेड बाय खलीफा हफ्तार। और दूसरी साइड कौन है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, यानी जीएनए, एलएनए एंड जीएनए। बोथ साइड आर फॉर्म फ्रॉम लोकल आर्म्ड फैक्शन। दोनों गुटों में लोकल आर्म्ड फैक्शन आपको दिखाई देने को मिलेंगे। हु शिफ्टिंग लॉयल्टीज हैव स्टीयर्ड द कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और दोनों में जो आपको लोकल आर्मी मिलेगी, उनकी लॉयल्टी चेंज होती रहती है, कभी वो एक ग्रुप में जा रहे हैं, कभी दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं। जो एलएनए है, लीबियन नेशनल आर्मी, उसे कौन सपोर्ट करती है? कौन सी कंट्री? यूएई, इजिप्ट, रशिया और जॉर्डन। और जो दूसरी साइड जीएनए है, उसे कौन सपोर्ट करता है? यूएसए, टर्की और कतर। अब सीज फायर क्या है? तो जो जीएनए है, उन्होंने सीज फायर कॉल किया है और कहा है कि सिर्ते सिटी है, वहां डीमिलिटराइजिंग की जाए, मतलब मिलिट्री वहां से हटाई जाए, और रिजम्पशन ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट किया जाए। लीबिया आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व लीबिया कंट्री के पास है। और इलेक्शन की बात कही है इन्होंने मार्च 2021 में, किसने? जीएनए ने। और दूसरी तरफ जो एलएनए है, उसने डिसमिस किया है दिस प्रपोजल, बट पैरेलल सीज फायर उन्होंने भी कॉल किया है। और उन्होंने प्रपोज किया है कि जो सिर्ते सिटी है, उसे सीट बनाया जाए नई गवर्नमेंट का। बैकग्राउंड पढ़ता है, लड़ाई शुरू कब से हुई थी। सबसे पहले तो लीबिया को रूल किसने किया? गद्दाफी ने, मुअम्मर गद्दाफी ने, फॉर 42 ईयर्स, 1969 से लेकर 2011 तक उन्होंने इसे रूल किया। और उन्होंने क्या बनाई थी? लिबियन अरब रिपब्लिक। 2011 में फर्स्ट सिविल वार ब्रोक हुआ था लीबिया में अगेंस्ट गद्दाफी के खिलाफ। पहला सिविल वार 2011 में चला था। दिस वार वाज अ पार्ट ऑफ सीरीज। आपको पता होगा 2011 के आसपास अरब स्प्रिंग आई थी, मतलब अरब में बहुत से ऐसे वॉर चालू हुए थे अपने डिक्टेटर्स के खिलाफ, उसे कहते हैं हम अरब स्प्रिंग, जो कि ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन जैसी कंट्रीज में आई थी। In response to civil war, a multi-state NATO-led coalition began a military intervention. नाटो ने मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया था लीबिया में 2011 में मार्च में। और नाटो का जो इंटरवेंशन था वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा भी बैक किया गया, जो 10 कंट्रीज द्वारा सपोर्ट किया गया था। 5 कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और रशिया, चाइना, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इन्होंने वोटिंग नहीं की थी, दूर हट गए थे वोटिंग से। और यूएन ने बैक की थी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट बनाया था, जो कि है जीएनए। बट जीएनए क्या होगी? फेल होगी टू प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन कंट्री। उसके बाद फिर एलएनए ने क्या किया? एलएनए ने कैप्चर कर लिया ईस्ट लीबिया को एंड हैज बीन रनिंग लॉन्ग कैंपेन अगेंस्ट इस्लामिक
ग्रुप एंड अदर ओपोनेंट सिंस देन। तो ईस्ट लीबिया को एलएनए ने कैप्चर कर लिया था और उसके बाद वो कैंपेन रन कर रहा है अपने, जब से 2011 से चल रहा है उसका काम। लीबिया हैज नो सिंगल गवर्नमेंट करंटली, तो अभी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है लीबिया में। विद एलएनए बैकिंग द तोब्रुक बेस्ड पार्लियामेंट विच गवर्न ईस्ट लीबिया। तो ईस्ट लीबिया पर किसका कंट्रोल है, मैंने अभी आपको बताया एलएनए। और जीएनए क्या करता है, वो वेस्टर्न साइड को कंट्रोल करता है। और लीबिया की कैपिटल क्या है, क्या है लीबिया की कैपिटल, पता होना चाहिए आपको। त्रिपोली कैपिटल है लीबिया की। वो कहां मिलेगी आपको, वेस्टर्न लीबिया में मिलेगी। और दोनों साइडों में 2014 से वॉर चल रहा है, जब से एलएनए और जीएनए में। एक ईस्ट लीबिया पर कब्जा किया हुआ है, एक वेस्ट लीबिया पर कब्जा किया हुआ है। तो अभी क्या हुआ, अभी सीज फायर डिक्लेयर किया है दोनों ने, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्लिक्ट कम होता नजर आ रहा है। इंपैक्ट क्या हुआ इस लड़ाई का, सबसे पहले तो 4 लाख लीबियन हैव बीन डिस्प्लेस्ड। तो जब आपकी घर में युद्ध चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेस किए जाएंगे लोग, इधर से उधर जाना चाहेंगे। कोई भी लोग युद्ध वाली जगह पर नहीं रहना चाहेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि लीबिया के पास अफ्रीका का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। तो भी वॉर के चलते क्या हुआ, द कंफ्लिक्ट हैज कॉस्ट टेंस ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर इन लॉस्ट ऑयल रेवेन्यू, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हो गया और लिविंग स्टैंडर्ड भी कम हो गए, बिकॉज ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी। तो ये सारा है, ये इंपैक्ट हुए। लीबिया ओपेक का मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या रहा, इंटरनेशनल बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे लीबिया ने अटेंड किया था। यूएन ने वहां पर 55 पॉइंट रोड मैप तैयार किया था एक लीबिया में वार एंड करने के लिए इन फरवरी 2020। उसके बाद क्या हुआ, यूएन ने क्या किया, 15 पॉइंट का रोड मैप तैयार कर दिया। उसमें क्या लिखा था कि ऑल कंट्रीज रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन लीबियाज कॉन्फ्लिक्ट। तो सारी कंट्रीज बचे लीबिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में आने से। और यूएन ने आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया। एम्बार्गो का क्या मतलब होता है कि बैन लगा देना ट्रेड के ऊपर। तो आर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया कि दूसरे देशों से आप आर्म्स नहीं खरीद पाओगे। बट इजिप्ट ने क्या किया इसके विरोध में, कायरो डिक्लेरेशन लेके आए। वो किसके साथ, एलएनए के साथ। एलएनए ईस्ट लीबिया को सपोर्ट करता है। और ईस्ट लीबिया आपको कहां देखने को मिलेगा, इजिप्ट के साथ आपको ईस्ट लीबिया देखने को मिलेगा। तो इसलिए इजिप्ट उन्हें सपोर्ट करता है और कायरो डिक्लेरेशन किया सेकेंड लीबियन सिविल वॉर सीज फायर के लिए। और यूएसए ने ऑर्डर किया है इवैक्यूएशन ऑफ इट्स ट्रूप स्टेशन एंड त्रिपोली कैपिटल है। तो यूएसए ने अपने ट्रूप्स वहां से वापस बुला लिए। और इंडिया ने भी इवैक्यूएट किए अपने पीस कीपिंग फोर्स थी कंसिस्टिंग ऑफ 15 सीआरपीएफ पर्सनल। और जो लोग हैं इंडिया के वहां, उन्हें भी सतर्क रहने को कहा गया इंडिया द्वारा। पहले लोकेशन देख लेते हैं एक बार लीबिया की। ये देखिए, ये है लीबिया, ये है यहाँ त्रिपोली, ये वेस्ट लीबिया में है। इधर ईस्ट लीबिया, इधर एलएनए रूल कर रहा है, दूसरी साइड जीएनए रूल कर रहा है। लीबिया की नेबरिंग कंट्रीज, सबसे पहले तो इजिप्ट। इजिप्ट के साथ यहाँ पर कौन है, एलएनए है। तो इसलिए इजिप्ट एलएनए का सपोर्टर है। सूडान के साथ इनकी बाउंड्री टच करती है, छाड़ के साथ, नाइगर के साथ, अल्जीरिया के साथ और ट्यूनीशिया के साथ। कितनी कंट्रीज होगी, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज के साथ लीबिया का बॉर्डर शेयर होता है। और ऊपर क्या है लीबिया के, मेडिटेरेनियन सी। ये याद रखना है आपने लीबिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं इंडियन वियतनाम मीटिंग। तो 17वीं मीटिंग थी ये इंडिया और वियतनाम के ज्वाइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में। तो पहले सबसे पहले हम वियतनाम की लोकेशन देखते हैं। यहां पर मैप में ये है वियतनाम, ये जो हाईलाइट किया हुआ है पूरा, ये है वियतनाम। डार्क ब्राउन में जो आपको दिख रहा है, ये है वियतनाम। कैपिटल क्या है, लिखा हुआ है यहां पर हनोई। हनोई कैपिटल है वियतनाम की। और वियतनाम की बाउंड्री किस कंट्रीज के साथ टच होती है, सबसे पहले तो ऊपर है चाइना, पीछे लाओस और यहां पर है कंबोडिया। कंबोडिया, लाओस और चाइना, इन तीनों कंट्रीज के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है।
वियतनाम की, ये याद रखना आपने। इंडिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। इंडिया एंड वियतनाम एग्री टू एनहांस देयर बायलैटरल कोऑपरेशन इन लाइन विद इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव एंड एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक टू अचीव सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो दोनों ने इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव और एशियन आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पर काम करने के लिए बात कही है। क्यों? टू अचीव शेयर्ड सिक्योरिटी मिले दोनों देशों को, प्रोस्पेरिटी हो और ग्रोथ हो दोनों देशों की। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी ये मीटिंग? बिकॉज किस समय पर हो रही है? जब चाइना के साथ हमारे संबंध थोड़े सही नहीं चल रहे और चाइना साउथ चाइना सी में, जो कि वियतनाम के काफी करीब है, वहां भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ चाइना लड़ रहा है, तो इसलिए हमें वियतनाम के साथ दोस्ती बढ़ाने की जरूरत है इस समय। क्योंकि क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अभी वियतनाम और चाइना ने भी कंडीशन सही नहीं चल रही है, तो इसलिए वियतनाम को हमें अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। आगे इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव है क्या? तो ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ईस्ट एशिया समिट में 2019 में, लास्ट ईयर ही समिट लॉन्च किया गया, इसलिए ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव मेन फोकस क्या है इसका? 7 सेंट्रल पिलर है। मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस है इसका, मैरीटाइम इकोलॉजी पर फोकस है, मैरीटाइम रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दिया गया है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग की बात की गई है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात कही गई है, साइंस टेक्नोलॉजी एकेडमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है। तो मेनली पैसिफिक एरिया में, पैसिफिक सी में जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, इकोलॉजी से रिलेटेड है, रिसोर्सेज से रिलेटेड है, उन पर बात करने की बात कही गई है इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में। कोऑपरेशन एट मल्टीलेटरल एंड रीजनल फॉर्म, इंडिया और वियतनाम का क्या कोऑपरेशन रहेगा इंटरनेशनल फॉर्म पर? तो बोथ साइड हैड एग्री टू कोऑर्डिनेट क्लोजली एट मल्टीलेटरल फॉर्म इंक्लूडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स है, 2021 में होंगे, और एशियन का भी मेंबर है वियतनाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एशियन को चेयर करेगा 2020 में वियतनाम। एशियन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में, क्या है एशियन। और इंडिया एंड वियतनाम क्लोजली कोऑपरेट इन वेरियस रीजनल फॉर्म्स सच एज ईस्ट एशिया समिट, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, Asia Europe meeting, ASEM. India appreciated the positive leadership provided by Vietnam to ASEAN in 2020 when the world is faced with COVID-19 pandemic. तो अब एशियन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है? तो एशियन फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये याद रखना है, साउथ ईस्ट की बात कही गई है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, विच वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो क्यों बनाई गई थी? प्रमोट करने के लिए पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी, क्योंकि टेंशन राइज हो रही थी एशिया पैसिफिक में। मोटो क्या है एशियन का, ये भी आपको पता होना चाहिए, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त को हम मनाते हैं एशियन डे। एशियन का जो सेक्रेटरीट है वो है इंडोनेशिया में, जकार्ता में आपको मिलेगा। मेंबर्स कौन कौन है एशिया के, एशियन के? देख लीजिए, इंडिया आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर? नहीं दे रहा, बिकॉज इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बढ़ता, तो इंडिया इसलिए इसका मेंबर नहीं है। कौन कौन से मेंबर है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। मेन काम क्या है? जेनेसिस एशियन के क्या है, कैसे बना, कब स्टार्ट हुआ? एस्टैब्लिश किया गया था एशियन डिक्लेरेशन, जिसे हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, 1965 में। फाउंडिंग फादर्स पहले कौन से मेंबर है जिन्होंने फाउंड किया था इसे? वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये 5 देश थे जिन्होंने एशियन ग्रुप फॉर्म किया था। 1990 में इसकी मेंबरशिप डबल होगी, बिकॉज एडिशन हुई हो देशों की। कौन कौन से? ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो ये देश बाद में इसके अंदर आए। 1995 में इन्होंने साइन किए
टू क्रिएट अ न्यूक्लियर फ्री जोन इन साउथ ईस्ट एशिया। न्यूक्लियर फ्री जोन रहे, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन ना बनाए साउथ ईस्ट एशिया में, वो डील इन्होंने साइन की। अडोप्शन ऑफ एशियन विजन 2020 1997 में बाली कॉनकॉर्ड 2 भी यहां पर साइन किया गया। सेबू डिक्लेरेशन भी साइन की गई एशियन द्वारा। लॉन्च ऑफ एशियन कम्युनिटी 2015 में, और 3 पिलर से एशियन कम्युनिटी के। सबसे पहले तो एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशियो कल्चर कम्युनिटी। तो ये सब एशियन के काम थे, ऐसे डेवलप हुआ एशियन, याद रखना है। अब बात करते हैं AIIB के बारे में, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है विद मिशन टू इंप्रूव सोशल इकोनॉमिक आउटकम इन एशिया। एशिया के लिए मेनली बना है। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। कब बना? 2015 में बनाया गया है। 57 इसके फाउंडिंग मेंबर थे। जब पहली बार बनाया गया तो 57 इसके मेंबर थे। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? बीजिंग में है। ऑपरेशन कब शुरू किया इसने? 2016 में ही शुरू किया, और अभी तक 97 अप्रूव्ड मेंबर बन चुके हैं इसके वर्ल्ड वाइड, और एंड 27 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स भी है, जिनमें कौन कौन से? आर्मेनिया, लेबनान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ग्रीस। लेबनान की कैपिटल बताना है आपको, कमेंट करके बताइए लेबनान की कैपिटल क्या है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में थी लेबनान की कैपिटल। और 14 ऑफ G20 नेशन आर AIIB मेंबर। G20 नेशन में से 14 देश AIIB के मेंबर है। बाय इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन्वेस्ट कहां करते हैं AIIB? इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोडक्टिव सेक्टर इन एशिया एंड बियॉन्ड। इट विल बी बेटर कनेक्ट पीपल सर्विस मार्केट दैट ओवर द टाइम विल इंपैक्ट द लाइव्स ऑफ बिलियन एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो मेनली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं ज्यादा। गोल क्या है? टू फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, to promote regional cooperation and partnership, to promote investment in public private capital for development purposes, to utilize the resources at its disposal to encourage private investment in project। मेंबरशिप की बात करते हैं, मेनली मेंबरशिप के बारे में क्वेश्चन आता है। तो मेंबर कौन बन सकते हैं इसके? जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर है। ओपन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक के मेंबर है वो सभी मेंबर बन सकते हैं इसके। और द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इज डिवाइडेड इनटू रीजनल एंड नॉन रीजनल मेंबर। रीजनल मेंबर कौन से है? लोकेटेड विद इन एरिया क्लासिफाइड एज एशिया एंड ओशियानिया बाय UN। तो जो मेंबर्स एशिया और ओशियानिया के अंदर आते हैं उन्हें हम रीजनल मेंबर कहेंगे, और जो उसके बाहर आते हैं उन्हें नॉन रीजनल मेंबर्स कहेंगे। वोटिंग राइट किसके बात है? सबसे पहले तो चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इसका, 26% चाइना के पास है वोटिंग शेयर। दूसरे नंबर पर इंडिया आएगा, इंडिया के पास 7.6% है। उसके बाद रशिया, फिर जर्मनी। तो ये याद रखना है आपने। स्टार फॉर्मेशन इन ड्वार्फ गैलेक्सी। तो रिसेंटली क्या हुआ है? एस्ट्रोनॉमर्स ने, कहां के एस्ट्रोनॉमर? आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज, एरिस बोलते हैं इसे, है फाउंडेड आउट द रीजन बिहाइंड इंटेंस स्टार फॉर्मेशन इन सम ड्वार्फ गैलेक्सी। तो रीजन पता कर लिया है एस्ट्रोनॉमर्स ने, क्यों स्टार फॉर्मेशन होती है सम ड्वार्फ गैलेक्सीज में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिस है क्या। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले तो Amid the billion of galaxies in universe, a large number are tiny one। ड्वार्फ का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो मतलब बोना। तो आपको पता होगा हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है, और उनमें से ज्यादातर क्या है? टाइनी वंस है, सो टाइम लेस मैसिव देन मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें अर्थ है? मिल्की वे कहते हैं हम उसे। और जो ड्वार्फ गैलेक्सी है वो इससे 100 टाइम्स कम होगी। और जो ड्वार्फ गैलेक्सी है, जो इनमें स्टार फॉर्मेशन होती है वो मच स्लो रेट पर होती है। तो बिकॉज ड्वार्फ गैलेक्सी क्यों आपको मिलेगी ज्यादातर? आपको मिलेगी ज्यादातर ये, बट इनको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लो ल्यूमिनोसिटी होती है। जो इनकी रोशनी होती है वो आपको बहुत कम दिखाई देगी, और लो मास होता है इनका, और स्मॉल साइज होता है। However, some dwarf galaxies have been seen forming new stars at mass normalized rate।
10 to 100 टाइम्स मोर देन द मिल्की वे गैलेक्सी। जरूरी नहीं है कि वो कम रेट पर ही बनाएगी, कुछ ड्वार्फ गैलेक्सी को देखा गया है 10 से 100 टाइम ज्यादा मिल्की वे से बनाते हुए स्टार। अब रीजन क्या दिया है एरिस के जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने क्या रीजन दिया है? सबसे पहले तो डिस्टर्ब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टर्ब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन गैलेक्सीज में हाइड्रोजन आपको इरेगुलर मिलेगा, उसकी कंपोजिशन सही से नहीं मिलेगी आपको, इरेगुलर मिलेगा, समटाइम नॉट मूविंग इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट एंड नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसलिए वहां पर स्टार फॉर्म होते हैं। गैलेक्सी गैलेक्सी कोलिजन, कई बार क्या होता है, some hydrogen around this galaxy are also detected in form of isolated clouds and tails as if some other galaxy recent has collided or brushed away with these galaxies। तो कई बार हाइड्रोजन अलग हो जाता है, आइसोलेट क्लाउड बन जाता है और ऐसा लगता है कि कोई और गैलेक्सी अभी इसमें टकराई है। तो ये भी रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या रखना है कि टेलीस्कोप कौन से यूज किए गए स्टडी में। आपसे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेलीस्कोप के बारे में, ज्यादातर पूछा जा सकता है टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले तो कौन सा यूज किया? 1.3 मीटर देवास्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप DF40। कहां पर मिलेगा आपको? नैनीताल में मिलेगा। नैनीताल कहां है? उत्तराखंड में। और कौन सा था? द जायंट मिट्रवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो दोनों टेलीस्कोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन कहां पर है। आगे बात करते हैं बशन चार आइलैंड। तो क्यों न्यूज में है? बिकॉज अभी क्या होगा, रोहिंग्यास को रिलोकेट किया जाएगा बशन चार आइलैंड्स में। अभी रोहिंग्यास कहां रहते हैं? कोक्स बाजार में रहते हैं। कोक्स बाजार एक सिटी है बांग्लादेश की। कोक्स बाजार क्या है? एक सिटी है बांग्लादेश की, पोर्ट टाउन है, साउथ ईस्ट कोस्ट में आपको मिलेगा बांग्लादेश में। तो अभी बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो इन्हें रिलोकेट करे रोहिंग्यास को बशन चार आइलैंड में और इन्हें अच्छी लाइफ दे, क्योंकि कोक्स बाजार आइलैंड में बहुत कंपैक्ट वे में सारे वहां रह रहे हैं। इशू क्या है? इशू भी रेज किए गए कई साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा, एक्टिविस्ट द्वारा बशन चार आइलैंड के बारे में। बिकॉज सबसे पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए बशन चार आइलैंड कहां पर है। बे ऑफ बंगाल में आपको मिलेगा 37 माइल अवे फ्रॉम बांग्लादेश कोस्ट। और यह भी रिसेंटली फॉर्म हुआ है हिमालयन सिल्ट द्वारा इन 2006। जो हिमालयन नदियों की सिल्ट आती है, सिल्ट लेकर आते हैं अपने साथ, वो उसके द्वारा ये फॉर्म किया गया 2006 में। तो क्यों बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट इसके खिलाफ है? बिकॉज बशन चार आइलैंड इज प्रोन टू फ्लड्स, इरोजन एंड हाई टाइड्स एंड साइक्लोन। बट बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या कह रही है कि उसने इन सभी चीजों का ध्यान रखा है, वहां पर रोहिंग्यास अच्छी लाइफ जिएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो इसलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट चाह रही है कि वो बशन चार आइलैंड पर रोहिंग्यास को भेज दे। तो यही याद रखना है आपने, बस यही याद रखना है बशन चार आइलैंड है कहां पर। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।